सभी का ऑफिशियली फिर स्वागत। अपना जो आज का टॉपिक है वो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत कई अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया हुआ है। तो आपके जो कोर्स में है वो है फिशर इक्वेशन, फिशर का सिद्धांत, फिशर का समीकरण। फिशर नाम का एक व्यक्ति है, अर्थशास्त्री था, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था। उसने ये सिद्धांत समझाया जिसका नाम था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में किसका सिद्धांत अपन पढ़ेंगे? फिशर समीकरण, फिशर का सिद्धांत। ठीक है, तो अपन इसको डिटेल में मैं आपको समझा देता हूं। मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्या है? मुद्रा का परिमाण सिद्धांत ये बताता है कि मुद्रा का वैल्यू क्या है। जो मनी है, आपके पास नोट, करेंसी, सिक्के हैं, इनका वैल्यू क्या है? क्या ये रियल है या नामांकित है? क्या ये वास्तविक है? क्या मनी में समता है या मनी केवल आभासी है? आभासी का मतलब केवल वस्तुओं को, सामानों को खरीदने के लिए ही है, या मुद्रा का कोई अपना कोई वैल्यू है? वैल्यू है तो क्या वस्तु और सेवाओं को खरीदने की इसकी क्षमता तो है, लेकिन क्या ये वास्तविक है? क्या ये जीडीपी को बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता। तो ये पूरा समझाया गया है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में। तो ये फिशर का एक सिद्धांत है। मैं आपको बता दूं, बड़े रूप से मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है, बड़े रूप से जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है, वो दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है क्लासिकल सिद्धांत, दूसरा है केनेजियन सिद्धांत। क्लासिकल सिद्धांत मतलब जो पुराने अर्थशास्त्री थे, 200-300 साल पुराने जो अर्थशास्त्री थे, वहां से लेकर 1929 तक जब किन्स ने अपनी किताब लिखी, तब तक जो सिद्धांत दिए गए थे वो क्लासिकल सिद्धांत कहलाते हैं। फिशर भी एक प्रकार का क्लासिकल सिद्धांत है। उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा किन्सियन सिद्धांत, किन्स के सिद्धांत, किन्स के बाद के सिद्धांत। पूरी दुनिया दो प्रकार के अर्थशास्त्रियों में विभाजित है, एक क्लासिकल अर्थशास्त्री, दूसरे किन्सियन अर्थशास्त्री। किन्स एक नाम से किन्सियन बना। किन्स नाम का एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था, जिसने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में आमूल चूक परिवर्तन कर दिया, बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। उसने एक किताब लिखी थी 1929 में जिसका नाम था जनरल थ्योरी। उसके बाद पूरा अर्थशास्त्र के सारे सिद्धांत बदल गए, इसलिए ये किन्सियन सिद्धांत कहलाते हैं या किन्सियन अर्थशास्त्री कहलाते हैं। उससे पहले वाले क्लासिकल अर्थशास्त्री कहलाते हैं। तो उसका जो सिद्धांत दिया गया है वो सिद्धांत मैं आपको समझाता हूं। सिद्धांत का नाम है फिशर इक्वेशन, फिशर का सिद्धांत। फिशर का सिद्धांत क्या है, मैं अब थोड़ा सा आप लोगों को इस पे प्रकाश डालता हूं। फिशर का सिद्धांत ये बताता है कि वस्तु की कीमत, ये लिखा हुआ ना, P इज इक्वल टू P प्राइस विच इज फंक्शन ऑफ मनी। ये लिखा हुआ ना P, आप देखिए P लिखा हुआ, आगे आगे क्या लिखा हुआ, बराबर F ब्रैकेट में M लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? कीमत। कीमत आपको स्क्रीन नहीं दिख रही? भाई ये बीच में आवाज कौन कर रहा है? सुभाष, सबकी आवाज बंद करो। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? तो इसके बाद आप देखिए, मैंने तीन चीजें लिखी है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। कौन सी अप्रोच है? क्लासिकल अप्रोच में। सिद्धांत किसका है? फिशर का इक्वेशन है, फिशर का सिद्धांत है। ठीक है, फिशर का सिद्धांत क्या है? ये फिशर का सिद्धांत बेसिकली आप देख रहे हो, इसमें क्या लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू F ब्रैकेट M लिखा हुआ है ना। इसका मतलब ये हुआ किसी भी वस्तु की कीमत, किसी भी देश में जो कीमतें हैं वो मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है। इसका मतलब यही है, मतलब प्राइस इज फंक्शन ऑफ मनी, मतलब कीमतें किसके ऊपर निर्भर करती है? मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है। ये क्लासिकल थ्योरी थी। क्लासिकल लोग ये मानते थे कि किसी देश में वस्तु की कीमतें कितनी होगी, वो कीमतें मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है। और यदि मुद्रा की मात्रा 10% बढ़ेगी तब कीमतें भी कितनी बढ़ जाएगी? 10% बढ़ जाएगी। यदि मुद्रा की यदि
यदि मुद्रा की मात्रा, दिख रही है भाई? स्क्रीन दिख रही है? फोन आ गया था बीच में, काट दिया मैंने। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है भाई? सुबह सबकी आवाज को कर दो बंद आप, है ना? ठीक है, ओके। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, बीच में फोन आ गया था तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। जारी रखता हूं मैं। हाँ, तो ये मुद्रा की कीमतें, वस्तु की कीमतें, किसी भी देश में औसत वस्तु की कीमतें मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होगी, यदि नोट, कॉइन, सिक्के, साख निर्माण ज्यादा होगा, मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होगी तो कीमतें भी ज्यादा होगी। मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो कीमतें भी कम होगी। इसका मतलब यही है कि ये क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने ये बताया कि कीमतें मुद्रा की मात्रा की आनुपातिक होती है। आनुपातिक का मतलब यह हुआ कि यदि 10% मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो 10% वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ेगी। ठीक है, और मुद्रा की पूर्ति यदि 10% कम हो जाएगी तो वस्तुओं की कीमतें भी 10% कम हो जाएगी। इसीलिए यह बताया गया है कि इस सिद्धांत में कि मुद्रा की कीमतें, किसी वस्तु की देश में किसी वस्तुओं की कीमतें मुद्रा के मात्रा की प्रतिशत और अनुपातिक होती है। इसका मतलब यही है कि P बराबर F ब्रैकेट M। तो ये इसमें समझाया गया है। इस पूरे सिद्धांत में कुछ एजम्पशंस हैं। कुछ क्या है? पहले हम मान लेते हैं कुछ चीजों को, इसको क्या बोलते हैं? एजम्पशंस, मतलब पूर्व धारणाएं हैं। इस सिद्धांत को देने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पूर्व धारणाएं हैं, वो पूर्व धारणाएं मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। पूर्व धारणा यह है कि यह सिद्धांत क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था जिसका नाम था JB से, JB से, SAY से का सिद्धांत क्या था? से का सिद्धांत यह था कि पूर्ति अपनी मांग स्वतः पैदा करती है। आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, जेबी शाह का सिद्धांत क्या था कि पूर्ति अपनी मांग स्वतः पैदा करती है। लिखा हुआ ना, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मतलब किसी भी वस्तु की पूर्ति जब होती है तब मांग अपने आप पैदा हो जाती है। इसलिए ये क्या कहते थे दुनिया में कि कुछ भी नहीं करना है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करो, उत्पादन करने के बाद में मार्केट में बेचो, दुकानों पे ले जाओ, मार्केट में बेचो, वो अपने आप बिक जाएगी। उसकी चिंता नहीं करनी है कैसे बिकेगी, बिक जाएगी अपने आप। इसलिए ये सिद्धांत क्या था? JB से का सिद्धांत था। इस सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति जब होती है तो अपनी वो मांग स्वतः पैदा करती है। इसलिए वो मान के चल रहे थे कि जितनी वस्तु और सेवाएं पैदा होती है उतनी ही वस्तुओं की मांग होती है, क्योंकि वस्तुओं को पैदा करने के लिए जब साधनों का प्रयोग किया जाता है तो उनको पैसा दिया जाता है, वो वापस पैसे से वस्तु और सेवाएं खरीदने के लिए आएंगे। इसलिए जितना पैदा हुआ उतना अपने आप बिक जाएगा। ये सिद्धांत इस पे निर्भर था। और इसकी पूर्व धारणाएं क्या थी? इसकी पूर्व धारणाएं ये थी कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार रहता है। आप लिख दीजिए, पहली पूर्व धारणा क्या थी? पहली पूर्व धारणा यह थी कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार रहता है, मतलब सभी लोगों को रोजगार मिलता है, कोई भी बेरोजगार नहीं रहता, सारे साधन का पूरा प्रयोग होता है। मतलब इसका यह हुआ कि पूर्व धारणा इस सिद्धांत की यह थी कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है, अर्थव्यवस्था में सभी साधनों का पूरा प्रयोग होता है, अर्थव्यवस्था अपने फुल कैपेसिटी पे उत्पादन करती है, मतलब अर्थव्यवस्था अपने पूर्ण अनुकूलतम बिंदु पर उत्पादन करती है। यह पहली इसकी पूर्व धारणा थी। यह इसकी पहली इसकी पूर्व धारणा थी। उसके बाद में दूसरी इनकी पूर्व धारणा यह थी कि मुद्रा की मात्रा और कीमत हमेशा आनुपातिक रूप से बढ़ते हैं या घटते हैं, इनमें आनुपातिक संबंध पाया जाता है। ये दो पूर्व धारणा के साथ ये सिद्धांत, अब मैं आपको ये इक्वेशन जो मैंने कह रहा हूं ना, फिशर इसका इक्वेशन क्या है ये समझाया हुआ है यहाँ पे। आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रही है? अब आप स्क्रीन में आप यहाँ देखिए, मैं अब ये समीकरण आपको मैं समझा देता हूं। समीकरण क्या, देखो क्या लिखा हुआ, MV इज इक्वल टू
एम वी इज इक्वल टू, ये जो साइन बना हुआ ना सिग्मा का, इसको क्या बोलते हैं? समेशन। क्या बोलते हैं? समेशन। समेशन का मतलब क्या है? जोड़ कर देना। फिर क्या लिखा हुआ है? पी आई का मतलब क्या हुआ है? आई का मतलब क्या है? कि देखो अर्थव्यवस्था में लाखों की संख्या में वस्तुएं होती है, उनको नाम इन्होंने क्या दे दिया? आई, मतलब आई नंबर ऑफ कमोडिटीज। पी क्या है? पी क्या है? पी है वस्तु की कीमत। पी क्या है? पी वस्तु की कीमतें हैं। और क्यू क्या है? वस्तु की मात्रा है। सपोज उदाहरण के तौर पे एक आइसक्रीम की कीमत 10 रुपए है, तो पी क्या है? 10 रुपए। क्यू क्या है? कि आइसक्रीम में कितनी बिक रही है। सपोज आइसक्रीम में 20 बिक रही है, तो पी इंटू क्या हो जाएगा? पी इंटू क्या हो जाएगा? 10 इंटू 20 मतलब 200 रुपए हो जाएगा ना। समझ में आ गया? तो ये 200 रुपए किसका? केवल एक आइसक्रीम अर्थव्यवस्था में कितनी बिकी? 200 रुपए की। अब ये समेशन का मतलब क्या हुआ? इस प्रकार कितनी वस्तुएं? लाखों वस्तुएं। तो लाखों वस्तुओं की सबको अपन जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर होगा? एम वी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब मैं इसको समझा रहा हूं। इसको जो लिखा हुआ ना समेशन पी आई क्यू आई, इसको पीटी भी बोलते हैं। पी का मतलब क्या हुआ? कि एवरेज वस्तु की कीमत क्या है। पी का मतलब क्या है? कितनी वस्तुओं का ट्रांजैक्शन हुआ, कितनी वस्तुएं बिकी। तो ये क्या है? टी। इसलिए इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं। अब मैं इसलिए इक्वेशन अब क्या बन जाएगा? एम वी इज इक्वल टू पी टी। अब वापस लिख दीजिए इस इक्वेशन को, दूसरा मतलब ये एक नंबर करके दूसरा नंबर लिख दीजिए। इसलिए इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे अपन? एम वी इज इक्वल टू पी और टी। एम वी इज इक्वल टू पी और टी। अब आप देखिए एम का मतलब क्या है? मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति का मतलब यह हुआ कि कितने लोगों को कॉइन, नोट, सिक्के दिए, मतलब अर्थव्यवस्था में मनी का स्टॉक कितना है। अर्थव्यवस्था में मनी का स्टॉक कितना, मैं समझाया था ना, M1 M2 M3 M4 समझाया था ना पिछली क्लास में। वो क्या है? मनी स्टॉक। मतलब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कितनी, वो क्या है? एम एम है। वी क्या है? वी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। इसको कहते हैं मुद्रा का वेग। आप हिंदी में लिख दीजिए, मैं समझा देता हूं। एम है मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा स्टॉक। वी क्या है? वी है मुद्रा का वेग, वेलोसिटी ऑफ मनी। मुद्रा का वेग का मतलब ये होता है कि कोई एक, जैसे 10 का नोट है, ये पूरा एक साल का मापा जाता है। जैसे एक 10 का नोट है, 10 का नोट क्या है? आज मेरे पास है, मैं 10 रुपए की सपोज आइसक्रीम खा ली, तो कल आइसक्रीम वाले के पास चला गया। आइसक्रीम वाला क्या करेगा? 10 रुपए की सब्जी खरीद लेगा, तो वो 10 रुपए किसके पास चले गए? सब्जी वाले के पास चले गए। फिर वो सब्जी वाला क्या करेगा? दुकानदार को दे देगा, तो वो दुकानदार के पास चले गए। दुकानदार वाला स्कूल की फीस दे देगा, तो स्कूल के पास चले गए। तो वो 10 रुपए क्या करता है? कई हाथों में घूमता है ना, कई हाथों में घूमता है। तो मुद्रा का वेग का मतलब होता है कि कोई एक नोट एक साल में कितने लोगों के हाथों में से होकर गुजरा है, कितनी बार उसने वस्तु और सेवाओं को खरीदने का काम किया है, वो क्या कहलाता है? मुद्रा का वेग कहलाता है, वेलोसिटी ऑफ मनी। क्या कहलाता है? मुद्रा का वेग। तो मैं परिभाषा लिखा देता हूं, लिख दीजिए आप मुद्रा का वेग का। मुद्रा का वेग का परिभाषा यह है कि एक कोई भी मुद्रा एक साल में कितने हाथों में से होकर गुजरती है, कितनी बार वस्तु और सेवाओं को खरीदती है, कितनी बार जीडीपी के निर्माण में योगदान दिया है। वो जो संख्या, जितनी बार उसने जीडीपी के निर्माण में योगदान दिया है, वो मुद्रा का वेग कहलाता है। मुद्रा का वेग कहलाता है। अब सपोज अर्थव्यवस्था में केवल 500 रुपए हैं, ठीक है, और 500 रुपए ने 5 बार घूम लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 500 इंटू 5 मतलब जीडीपी कितनी होगी? कितने लोग, कितनी बार काम किया इस मुद्रा ने? 25 रुपए का काम किया। समझ में आ गया भाई? देखिए एम, जैसे 500 रुपए का नोट 5 बार घूम गए तो 2500 रुपए हो गए। अब ये 2500 रुपए घूमे, ये मुद्रा 2500 की है, लेकिन ये 2500 इसके बराबर, मतलब इधर क्या है? इधर ये सामान खरीदा, ये पीटी क्या है? सामान खरीदा। पीटी क्या है? पी मतलब कीमत क्या है, और टी का मतलब कितनी बार सामान खरीदा। ठीक है, पी क्या है? ट्रांजेक्शन। अब पी का मतलब लिख दीजिए आप, पी की परिभाषा लिख दीजिए। पी का मतलब ये हुआ, पी आई का मतलब मैं पहले बता देता हूं। पी आई का मतलब क्या है? किसी एक वस्तु की कीमत। लेकिन जो कैपिटल पी, इसका मतलब क्या है? देश में वस्तुओं की औसत कीमत। दोनों अलग अलग है, आप याद रखना। बड़ा पी क्या है? देश में वस्तु और सेवाओं की औसत कीमत। औसत कीमत कैसे निकलती है, मैं आपको बताता हूं। जैसे 5 वस्तुएं हैं, जैसे एक आइसक्रीम है, आइसक्रीम कितने रुपए की होगी? 10 रुपए की होगी। ठीक है, चश्मा हो गया 500 रुपए का, तो ये कितने हो गए? 510। औसत कीमत कितनी हो जाएगी? 10। और 500, 510 में 2 का भाग दे देंगे तो कितनी, क्या निकल जाएगी? ये औसत कीमत निकल जाएगी। पीआई का मतलब क्या है? पीआई का मतलब ये हुआ है कि हर वस्तु की अलग अलग कीमत। ठीक है,
पीआई का मतलब क्या हुआ? हर वस्तु की औसत कीमत। ठीक है, सभी वस्तुओं की कीमतों को जोड़ के उसमें उन संख्या का भाग देंगे तो क्या मिलेगी? औसत निकलेगा ना। तो ये बड़ा पी क्या है? औसत कीमत है। लेकिन पीआई क्या है? हर वस्तु की एक व्यक्तिगत कीमत। पीआई क्या है? भाई बीच में मत बोलो, बीच में कौन बोल रहा है? ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको समझ के आ गया, एम वी इज इक्वल टू पी टी, समझ में आ गया? टी क्या है? टी है वस्तु और सेवाओं का लेन देन, वस्तु और सेवाओं की संख्या जिनका लेन देन हुआ है, ऐसा लिख दीजिए आप। ये टी क्या है? ट्रांजेक्शन कहते हैं इसको, मतलब ट्रांजेक्शन कितना हुआ, कितनी वस्तु और सेवाएं खरीदी, वस्तु और सेवाओं की संख्या जो खरीदी गई है। भाई बीच में मत बोलो। सुभाष, सुभाष सबके माइक को, सुभाष सबके माइक ऑफ करो भाई। सुभाष सबके माइक, माइक ऑफ करो भाई। ये यहां तक समझ में आ गया सबको? आप सीधा, अब आगे, अब आप सीधा आगे बढ़ो। ठीक है, अब आप सीधा आगे बढ़ो, इसका मैं रिजल्ट आपको बताता हूं। सीधा आप इस पे आ जाओ, आप देख लो। अब आप इसका है ना रिजल्ट मैं बता देता हूं, बाकी सारी चीजें मैं बीच में समझाई वही सारी चीजें हैं, इनको लिखा गया अलग अलग तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? अब सीधा आप इस पे आओ, इस स्क्रीन पे। अब है क्या? एम वी इज इक्वल टू पी टी हो गया ना, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब आप देखो इसमें पूर्व धारणा क्या है, इसमें पूर्व धारणा क्या है? पूर्व धारणा ये है कि अर्थव्यवस्था अपने फूल उत्पादन पे काम कर रही है। अर्थव्यवस्था में अब अधिक वस्तु और सेवाओं को बढ़ाने की संभावना नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर टी फिक्स है। टी क्या है? वस्तु और सेवाओं का लेन देन हुआ, जितना वस्तु और सेवाओं का पिछली बार लेन देन हुआ, पिछले साल हुआ था, उतनी वस्तु और सेवाओं का इस बार भी लेन देन होगा। भाई ये आवाज कैसे आ रही है सुभाष? सुभाष ये आवाज किनकी आ रही है? ये बीच में कोई स्टूडेंट की है जिसने ऑन कर रखा है और उनके परिवार में बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, आवाज आ रही है सबको? ओके, तो एमवीजी का पीटी, इसके पूर्व धारणा क्या है कि टी फिक्स है। टी क्या है? टी क्या किया हुआ है? फिक्स है। टी क्या किया हुआ है? फिक्स है ना। तो टी के ऊपर टी बार लिख दीजिए, वो इसके अंदर नहीं समझाया गया है। लेकिन टी के ऊपर क्या लिख देते हैं अपन? टी बार। टी के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं जिसको टी बार बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है कि टी क्या है? फिक्स है। टी बढ़ नहीं सकता, टी उतना ही है जितना पिछले साल था, इसलिए टी क्या है? फिक्स है। टी क्या है? फिक्स है। समझ में आ गया? अब इस समीकरण को अपन वापस लिखेंगे तो क्या बनेगा? P इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई टी। P इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू, अब आप इस पे मत जाना, इस इक्वेशन को मैं बीच की कड़ी बताता हूं आपको, जो इंपॉर्टेंट इसका क्रक्स है वो बता देता हूं आपको। ठीक है, इसमें क्या देखिए आप, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इस साइड है ना, तो T को अपन उस साइड भेज देते हैं, तो T उसके क्या होगा है वो, इसका पक्षांतरण करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अपन, तो क्या निकलेगा? T उसके नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा ना। तो P बराबर क्या बनेगा? P इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई टी, यही बनेगा ना, यही बनेगा, यही बनेगा। अब इसका मतलब इसका रिजल्ट यही लिखा, परिणाम इसका यही निकला, यदि टी फिक्स है और वी को अपन फिक्स मान लेते हैं, वेग अपन को पता नहीं कितना होता है, लेकिन अपन मान लें कि वी भी फिक्स है ना, जितना भी है उतना फिक्स है। ठीक है, तो क्या हुआ? टी फिक्स है, वी फिक्स है, इसका मतलब पी किस पे निर्भर कर रहा है? एम पे। एम क्या है? एम क्या है? तो आप लोग लिख दीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूं। टी, टी क्योंकि क्लासिकल अर्थशास्त्र की पूर्व धारणा है टी फिक्स है, इसलिए टी क्या बन जाएगा? टी बार। वी, वी पैरामीटर है इसलिए फिक्स है। वी को क्या बोलते हैं? पैरामीटर है इसलिए फिक्स है। मैं आपको क्लास में यदि बोर्ड पे होता तो ढंग से समझाता, लेकिन फिर भी आप लोग लिख दीजिए। वी क्या है? वी आप लिख दीजिए, वी पैरामीटर है इसलिए वी भी फिक्स है, इसलिए वी भी वी बार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वापस इस समीकरण को पुनः लिखने पर समीकरण कैसे लिखा जाएगा? समीकरण लिखा जाएगा P इज इक्वल टू एम इंटू वी बार डिवाइड बाई टी बार। ठीक है, अंततः इसीलिए इसका परिणाम क्या निकलेगा? इसका परिणाम यह निकलेगा कि कीमत किस पे निर्भर कर रही है? केवल
एम पे निर्भर कर रही है। और एम क्या है? स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। एम क्या है? एम क्या है? मुद्रा की पूर्ति, नोट, सिक्के, करेंसी, बैंकों द्वारा साख निर्माण, मुद्रा की पूर्ति, मनी स्टॉक, यही तो एम है ना? तो एम, पी किस पे निर्भर कर रहा है? केवल एम पे, है ना? इसलिए एम यदि 20% बढ़ेगा तो पी भी बढ़ेगा, अपने आप ही बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? पी क्या है? इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमस और स्वतंत्र है। यदि पी बढ़ेगा 10%, तब यदि एम 10% बढ़ेगा तो पी भी 10% बढ़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली बोर्ड का काम है। इसका एसेंस आप लिख दीजिए, मैं आपको भविष्य में जब ये चलेगा क्लास में बोर्ड में समझा दूंगा, आप लिख दीजिए इसका रिजल्ट। इसका परिणाम यही है कि टी और वी फिक्स होने के फलस्वरूप, आप लिख दीजिए, मैं लिखवा देता हूं, पी और टी पूर्व धारणा और पैरामीटर फिक्स होने के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में पी का निर्धारण एम पर होता है। पी का निर्धारण एम पर होता है। एम एक प्रकार से स्वतंत्र, ऑटोनोमस चर है जो देश की केंद्रीय बैंक पर निर्भर करता है। इसलिए जितना एम बढ़ेगा उतना ही पी बढ़ेगा। एम यदि 10% बढ़ेगा तो पी भी 10% बढ़ेगा, एम 10% घटेगा, पी भी 10% घटेगा। इसलिए क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में फिशर इक्वेशन यह बताता है कि पी और एम के बीच में आनुपातिक संबंध होता है। इसको मुद्रा परिमाण सिद्धांत कहते हैं। अर्थात मुद्रा के परिमाण बढ़ने से अर्थव्यवस्था में केवल और केवल कीमतें बढ़ेगी। ये क्या आप कहेंगे? केवल कीमतें बढ़ेगी। तो ये क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने ये मान लिया था मनी न्यूट्रल है। यहीं से निकलता है कि न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, मतलब मनी क्या है? कुछ भी नहीं है, मनी में ताकत नहीं है। मनी से केवल वस्तु और सेवाओं को खरीदते हैं, और वस्तु और सेवाओं को जो मनी से खरीदते हैं, मुद्रा की पूर्ति यदि 10% बढ़ेगी तो केवल कीमतें बढ़ेंगी, जनता को फायदा होने वाला नहीं है। इसका परिणाम यही है। तो इसलिए ये बताता है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत यही बताता है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यही बताता है कि जितनी मनी की क्वांटिटी बढ़ेगी उतनी कीमतें बढ़ेगी, जितनी क्वांटिटी कम होगी उतनी ही कीमतें कम होगी। आज मुझे लग रहा है काफी लंबा 22 मिनट का हो गया, 23 मिनट का। मैं अब यहाँ पे इसको